Today we will start the rest of the chapter. The Khalsis and Tughlaqs continue to use Bandagan and also raise people of humble birth, who were often their clients to high political position. खलजी और तुगलक का जो शासक था उसमें ये था कि बंदगा का क्या किया जा रहा था, उसमें यूज़ किया जा रहा था, उसका इस्तेमाल कर रहे थे, इनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। और साथ ही वो अपने ऊपर जो डिपेंड थे छोटी जाति के लोग, निम्न वर्ग के जो लोग थे, उनको भी ऊंचे पॉलिटिकल पदों पर क्या किया जा रहा था, बैठाते रहे। और ऐसे लोगों को क्या था कि सेनापति और सूबेदार जैसे क्या दिए गए, उनको अपॉइंट कर लिया गया, पद दे दिए जाते थे। लेकिन इससे भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी, इससे इंट्रोड्यूस होने लगी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स। गुलाम जो थे, जो स्लेव्स थे, और स्लेव्स और आश्रित अपने जो उनके मालिक थे और उनके जो संरक्षक के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर लॉयल तो रहते थे, मगर उनके जो उत्तराधिकारियों के वो क्या थे, उनके प्रति नहीं थे। और नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, वो अपने नौकर खुद ही चुनते थे। फलस्वरूप इसका ये हुआ कि किसी एक नए शासक के जो कोई उस पर बैठता था, सिंहासन पर बैठता ही वो क्या करता था, नए और पुराने सरदारों के बीच में क्या होना शुरू हो जाता था, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। और सुल्तानों द्वारा क्या होता था कि जो हम्बल पीपल थे, हम्बल पीपल यानी नीचे तबके के लोगों को, उनको क्या करने के लिए संरक्षण यानी कि दिए जाने के कारण उनको जो था उच्च वर्ग के कई जो लोगों को क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगता था। और वो क्या करते थे, फारसी की जो पर्शियन जो तारीख थी, उसके लेखकों ने उसका क्या किया कि क्रिटिसाइज़ किया, किसको, लो एंड बेस बोर्न को, यानी कि निचले ख़ानदान के लोगों को ऊंचे यानी ऊपर जो उनसे ऊंचे लोग हैं उनके पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया, उसकी आलोचना की गई। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, यानी कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक जो कलाल था, वो शराब बनाने वाला और बेचने वाला था। फिरोज़ हज़ाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को, इनको क्या कर दिया गया, ऊंचे पदों पर यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती थी उन पर बिठा दिया गया। और 14th सेंचुरी के जो मिड लेवल था, यानी कि मध्य के जो इतिहासकार थे, जैसे कि जलालुद्दीन बनी ने क्या किया कि इन अपॉइंटमेंट्स का उल्लेख जो था उसको सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की जो उनकी कैपेबिलिटी थी, इनकैपेबिलिटी थी, उनको द एग्ज़ाम्पल के रूप में उसको क्या किया, एग्ज़ाम्पल के रूप में इसमें लिया गया। और नेक्स्ट इसमें ये देखिए कि इसमें ये आ जाता है कि इन लाइक द अर्लियर सुल्तान द खलजी एंड तुगलक monarch अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ द टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। पहले वाले जितने भी सुल्तानों की तरह क्या था कि खलजी और तुगलक शासकों ने भी जो उनके मिलिट्री कमांडर्स थे उनको अलग अलग क्या किया कि आकार के इलाकों में उनको सूबेदार या अपॉइंट कर लिया, एज ए कमांडर और एज अ गवर्नर के रूप में उनको अपॉइंट कर लिया। और ये जो इलाके थे, ये जो लैंड्स थी, ये इक्ता कहलाते थे। इनको क्या कहा जाता था, इन लैंड्स को इक्ता कहा जाता था। और जो उसको संभालने वाले होते थे वो उनको इक्तदार या मुक्ति के नाम से जाना जाता था, उनको मुक्ति कहा जाता था या इक़्तिदार कहा जाता था। और मुक्ति का जो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उसका क्या फ़र्ज़ होता था कि सैनिक जो मिलिट्री के अभियान होते थे, मिलिट्री के कैंपेन होते थे, उनका क्या करना, नेतृत्व करना
और उनके इक्तों में जो लॉज वगैरह लॉ है, ऑर्डर है, और उनकी प्रॉपर तरीके से मुक्ति अपने जो इलाके थे उनके, जो जिसके अंडर वो अपना काम करते थे, जिसकी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ पे वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और रेवेन्यू के रूप में जो उनको अमाउंट मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वे अपने उनको किस में बांट देते, तनख्वाह के रूप में दे देते थे मिलिट्री को, जो उसमें सैनिक थे उनको उसमें वो बांट दिया जाता था उनकी सैलरी के रूप में। और मुक्ति लोगों पर क्या करना, कंट्रोल रखने का सबसे क्या था, एक बहुत ही इम्प्रेसिव जो था वो मेथड था, प्रभावी तरीका था कि उनका जो पद था, उनकी जो पोस्ट थी वो क्या थी, वंश परंपरा से ना चले, और उन्हें कोई भी इक्ता जो है वो लिमिट टाइम्स के लिए ही मिले, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका क्या हो जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का जब वो रूलर थे, तो उनमें नौकरी के जो नियम थे, जो लॉज बनाए गए थे, वो बड़ी सख्ती से उनका क्या होता था, पालन किया जाता था, उनको ओबे किया जाता था। और मुक्ति लोगों द्वारा क्या किया जाता था, एकत्रित किया हुआ जो रेवेन्यू होता था, उसकी अमाउंट का हिसाब, यानी कि उसका पूरा अकाउंट रख लेने के लिए क्या किया था, स्टेट के द्वारा अकाउंटेंट क्या किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे। और इसमें इस बात का ये ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो है कलेक्ट ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, क्या करें कि जो स्टेट द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया रेवेन्यू होता था उसी को ही कलेक्ट करे। और क्या करें कि ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर, और जो नंबर की जो सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट जो नंबरिंग दे रखी है, उतने ही वो क्या करे, सोल्जर्स उतने ही रखे। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर, यानी कि इंटरनल सिटीज़ में इलाकों में को भी अपने को क्या करने लगे, अपने कंट्रोल में ले आए। और उन्होंने क्या किया कि जो लैंडेड चीफ्टेंस थे, द समानता एसोक्रेट्स और अमीर जमींदारों को भी उन्होंने अपनी सत्ता के आगे क्या करने के लिए कर दिया, झुकने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया, उसको मना लिया कि वो भी इसके आगे उनको झुकना ही पड़ेगा। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब उनका शासन था, तो उसमें जो रेवेन्यू का जो फिक्स किया गया था और उसकी कलेक्शन थी, वो उस काम को क्या किया था, स्टेट के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें आ गई। और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का जो अधिकार था, वो क्या कर लिया गया, उनसे ले लिया गया, छीन लिया गया। बल्कि वो स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को क्या कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया कि उन्हें भी रेवेन्यू देना पड़ेगा, रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा। और सुल्तान के जो प्रशासक है, उन्होंने ज़मीन की क्या की, यानी कि ज़मीन को, लैंड को क्या किया, मेज़र किया, मापा, पैमाइश की, और उसका हिसाब जो था वो बड़ी सावधानी से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से उसको केयरफुली उसको रखा। और कुछ पुराने जो ओल्ड सामंत थे, रेवेन्यू कलेक्टर और लैंडलॉर्ड्स थे, वो रेवेन्यू टैक्स के जो किया गया था, अभी जो निर्धारित किया गया था, उसकी वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी वो क्या करने लगे, उनके अंडर जॉब करने लगे। और उस टाइम में 3 तरह के टैक्स होते थे। फर्स्ट था ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। सेकंड था ऑन कैटल एंड, और थर्ड था वो हाउसेस के ऊपर, यानी कि घरों के ऊपर। ये इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लास्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमाइंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली भी। इसमें जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, उसमें उनका जो था वो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से क्या था, बिल्कुल कंट्रोल से वो क्या था, बाहर ही था। और दिल्ली से लेके बंगाल तक जितने भी सुंदर प्रांतों का उनमें कंट्रोल करना वो क्या था,
बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत यानी कि उसके बाद ही क्या हुआ, द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। बाद वह पूरी जो जो रीजन्स थे यानी जो क्षेत्र थे वो फिर से क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए थे। और यहाँ तक कि वहाँ पे जो गैंगटिक प्लान देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज that Sultanate forces could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short ड्यूरेशन। यहाँ तक इसमें ये था कि गंगा के जितने भी वो एरिया था, वो मैदानी एरिया जो था, उसमें फॉरेस्ट्री यानी कि घने जंगलों वाले जो रीजन्स थे, क्षेत्र थे, उस जिनमें सुल्तानों की सेनाएं जो थी वो क्या थी, अक्षम थी। और स्थानीय सरदार, वहाँ के जो रहने वाले सरदार थे, उन्होंने इन रीजन्स में अपना क्या कर लिया, रूल जो था, शासन जो था वो जमा लिया। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे, इन लैंड्स पर इन फोर्स देयर कंट्रोल टू दीज एरियाज़, इन एरियाज़ पर क्या करते थे कि जोर ज़बरदस्ती से अपना क्या कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे, अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो अधिकार जो था वो क्या था, ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही रह पाता था। चीफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन, चीफ्टेंस होते हैं सरदार और फोर्टिफिकेशन होती है उन किलेबंदी। सरदारों और उनकी किलेबंदी के बारे में इसमें दिखाया गया है। इब्न बतूता अ 14th सेंचुरी ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीकी देश जो था मोरक्को से 14th सेंचुरी में क्या कहाँ आए, इंडिया आए। और इब्न बतूता ने ये कहा कि सरदार कभी भी क्या है कि चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ जितने पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर वो रह रहे हैं, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, जो भी वो वहाँ पर जो सरदार आते थे वो क्या करते, कभी किले बना लेते थे और कभी झुरमुटों में यानी कि झुंड में रहते थे। इंडिया में जो था वो क्या है कि बैम्बू ग्रोव्स, बैम्बू क्या होता है, जिसको आप बांस बोलते हो, वो क्या है, ग्रोव्स नहीं होता, यानी कि पोला नहीं होता। ये बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। और इसके जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है कि आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि उन पर आग भी अगर लगा दी जाए तो उसका भी कोई असर नहीं होता। और कुल मिलाकर ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और सरदार जो थे वो इन जंगलों में ही रहते थे, जो इनके लिए क्या करते थे, किले की यानी कि इसके लिए किले का प्राचीर का यानी कि उसमें उसके लिए वो इसको यूज़ में लाते थे, उसके लिए काम देते थे। और इस दीवार जो वो वॉल बनाते थे उसके घेरे में ही, उसके सर्कल में ही उसमें क्या करते थे, जो मवेशी कौन होते हैं, एक तो होता है कैटल्स, यानी कि जो कैटल्स को जानवरों को इधर उधर चारा खिलाने के लिए लेके जाते हैं, उनको पालते हैं, उनको मवेशी बोला जाता है। यानी कि कैटल्स एंड देयर उसके लिए क्रॉप्स के लिए मवेशियों और हाउसेस के लिए क्या किया जाता था, वहाँ पे मवेशी और फसल वहाँ पे रहते थे। और अंदर ही क्या किया जाता था, वाटर की जो फैसिलिटी थी वहाँ पे अंदर ही उनको प्रोवाइड करवाई जाती। और इसके बाद वहाँ पर जो जितना भी पानी जो था, वो रेन वाटर जो था वो कलेक्ट वहाँ पे क्या किया जाता था कि इकट्ठा कर लिया जाता था। इसलिए उसमें क्या किया जाता था कि हु एंटायरिंग दिस फॉरेस्ट कट डाउन द बैम्बूज विद स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें उसमें प्रबल बलशाली सेनाओं के लिए बिना हराया नहीं जा सकता था। और ये सेनाएं जंगल में एंटर करने के बाद ख़ास तौर से ये तैयार किए गए उसमें औजारों से बांसों को क्या करती थी, उनके द्वारा जो औजार तैयार किए जाते थे उनके द्वारा ये किसको काट देती, बांस जो बैम्बू थे उनको काट देती थी। इसके बाद क्या था, मंगोल अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोशन इन द नॉर्थ ईस्ट Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their
ऑनसलॉट सून आफ्टर। चंगेज़ खान के मंगोल्स मतलब चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों के जो शासक थे वो चंगेज़ खान ने 1219 में क्या किया कि उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इसके जल्दी ही उन्होंने दिल्ली सल्तनत को अपना उसमें जो सल्तनत थी, दिल्ली की जो सल्तनत थी उनके उसको भी उनको चंगेज़ खान का जो उसके ऊपर हमला जब वो किया, दिल्ली में आके हमला किया, तो उनको भी दिल्ली वालों को भी झेलना पड़ा। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आराम स्टार्टिंग में ही क्या था कि दिल्ली पर मंगोलों के जो थे वो क्या था, रूल जो था, धावे जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीज़ होते जा रहे थे। अटैक्स जो थे, धावा होता है अटैक्स जो थे वो उनके बढ़ते जा रहे थे। और इससे क्या हुआ कि दिस वॉज द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना क्या करनी पड़ी, वहाँ पे खड़ी करनी पड़ी। और इतनी विशाल जो आर्मी रखी गई उसको संभालना क्या था, रूलर्स के प्रशासन के लिए क्या था, बहुत ही भारी जो थी, बहुत भारी जो था वो चैलेंज था। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने कब, कहाँ और कैसे अटैक किया, इसके बारे में इसमें बताया गया है। दिल्ली पर जब हमला हुआ, कितनी बार हमला हुआ? 2 बार हमला हुआ। कब कब हुआ? 1299 से 1300 तक, और फिर 1302 से लेकर 1303 तक ये वहाँ पर हमला हुआ। और इनका क्या क्या था कि डिफेंस करने के, एज ए डिफेंस मेजर क्या था, इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक आर्मी जो क्या क्या दी वहाँ पर स्टैंड कर दी, यानी कि खड़ी कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी के अपने क्या किया उन्होंने, कंस्ट्रक्ट किए सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरसन शहर को क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट जो मैप दिखाया गया था उसमें दिया गया है। और सैनिकों, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, जो सैनिकों को क्या करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, खाना करने यानी कि खाने के लिए पेट भरने की समस्या को क्या हुआ कि गंगा यमुना के बीच की जो सेंटर, उसमें जो जगह थी, लैंड थी, वो क्या था, रेवेन्यू के रूप में खेती की पैदावार वहाँ पे इकट्ठी करके क्या किया, वहाँ पे उन्होंने प्लो किया, यानी कि हल जोते, खेती की। और किसानों की जो पीजेंट्स की जो वहाँ पे उनके द्वारा जो पैदावार की गई थी वो 50% जो उनका हिस्सा था वो क्या था, टैक्स के तौर पर वो क्या कर दिया गया, तय कर दिया गया कि उनको 50% जो है वो उनको टैक्स देना पड़ेगा। किन के लिए? किसानों के लिए 50% जो था, जितनी वो पैदावार करेंगे उसका आधा हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में किसको देंगे, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेटिव को। और जो आर्मी का जो सैलरी थी उसको जो पेड करते थे उसको भी वो क्या करना था, पे करना होता था, देना, सैलरी देनी होती थी। और अलाउद्दीन ने इन सैनिकों को क्या किया, एकता के स्थान पर क्या करना शुरू कर दिया, सैलरी पे जो था वो कैश में देना शुरू कर दिया था। वो तय कर दिया था कि वो जो पेमेंट है उनको कैश इन हैंड देंगे। और जो आर्मी थी उनका अपना जो सामान था, जो दिल्ली के ट्रेडर्स थे उनसे वो जो अपना सामान खरीदते थे, और ये उनको ये था कि वो आशंका थी कि वो व्यापारी जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी चीज़ों की क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो उनसे ले रहे हैं वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। और इसे रोकने के लिए उन्होंने, अलाउद्दीन ने दिल्ली में इन चीज़ों की कीमतों पर क्या किया दिया, कंट्रोल यानी कि लागू कर दिया। उसने कह दिया कि इस पर नियंत्रण किया जाएगा। और ऑफिसर्स की बड़ी सावधानी से इन कीमतों पर क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। उसमें सर्वे किया जाता था किनके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स होते थे वो इन जो रेट्स लगे होते थे उनका क्या करते थे, सर्वे करते थे। और जो व्यापारी जो थे उसमें प्रेस्क्राइब्ड रेट्स होते थे
उनका वो क्या कर नहीं कर सकते थे, उससे ज़्यादा रेट में उसको बेच नहीं सकते थे। अगर वो ऐसा करते थे तो उनको क्या मिलती थी, पनिशमेंट दी जाती थी। और अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में ये था कि वो इसमें क्या हुआ कि काफ़ी हद तक वो क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। और कॉर्नियल्स ने इनने जो प्राइजेस थे उसमें क्या की, कमी की। और जो मार्केट की जो जो भी चीज़ें थी, यानी कि जो भी उनको क्या किया, कम रेट में, यानी कि बहुत ही एफिशिएंसी के साथ उसकी जो आपूर्ति थी, गुड्स की जो थी, सप्लाईज थी गुड्स की, यानी कि सामान की जो सप्लाई थी, उसमें उसके शासनकाल में उसकी क्या की गई, बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ की गई। और मंगोलों के जब उन्होंने मंगोल इन्वेंशंस जो थे, उनके आक्रमण के उनके द्वारा जो आक्रमण किया था, उनके ख़तरे का भी उन्होंने क्या किया, बड़ी ही सक्सेसफुली उनके साथ उनका विदस्टूड, उनका सामना किया, उनके खिलाफ खड़े रहे। और साथ के साथ ये थी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो थे वो उनके उनके टाइम में क्या था कि शुरुआती ईयर्स में क्या था कि सल्तनत पर हमला, उनकी जो रीन था, रीन मतलब उनकी जो सल्तनत थी उस पर हमला किया और मंगोल सेना को क्या कर दिया, उसको डिफीट कर दिया, हरा दिया। किनके द्वारा हरा दिया गया, उनकी सेना के द्वारा। मोहम्मद तुगलक को अपनी जो आर्मी थी उसकी जो पावर्स थी और उसके जो स्ट्रेंथ और उसकी जो कॉन्फिडेंट था, उसका जो स्ट्रेंथ था, उन पर उनको इतना विश्वास था कि उनके जो ट्रांसऑक्सियाना पर क्या था कि उसके ऊपर जो आक्रमण की उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर योजना बना ली। और ये क्या था कि एक स्थायी सेना तैयार करना उसके आक्रमण का कदम था। और वो ही देयरफॉर रेज़ द लास्ट स्टैंडिंग आर्मी, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा उसमें सेना को एकत्रित कर लिया। और रैदर दैन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरसन टाउन, नया गैरसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने जो शहर था, यानी कि जो सिटी थी, उसमें दिल्ली कोहना के जो वहाँ पर रहने वाले थे, यानी कि रेजिडेंट्स थे, और वहाँ पे जो सोल्जर्स थे, क्या कर लिया गया, वहाँ पे जो उनको जो रेजिडेंट थे उनको क्या कह दिया कि आप वहाँ से वो एम्प्टी कर दो, जगह को खाली कर दो। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि सोल्जर्स गैरसन देयर, वहाँ पे उनकी गैरसन होते छावनी बनानी, सैनिकों की वहाँ पे क्या कर दिया, छावनी बना दी। और जो ओल्ड सिटीज़ थे उनको क्या कर दिया कि न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। और पुराने शहर के जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनको क्या किया कि दक्षिण में जो नई राजधानी बनी थी दौलताबाद, वहाँ पर उनको सेंड कर दिया गया, उस एरिया में उनको क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ पर उनको भेज दिया गया। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज द टैक्स टू फीड द आर्मी। उस आर्मी को फीड कराने के लिए, यानी कि उनको खाना खिलाने के लिए, सेना को खाना खिलाने के लिए उसी जो वहाँ पे जो था उस एरिया में क्या किया गया कि कलेक्ट किया गया, टैक्स को इकट्ठा किया गया। लेकिन जो आर्मी थी उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करना उनके लिए, सुल्तान के लिए क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इसलिए उसको क्या करना पड़ रहा था, एडिशनल टैक्स लगाने पड़ रहे थे। और इसी दिस इज़ कोइंसाइडेड विद द फेमाइन इन द एरिया। और इसी टाइम में इस रीजन में यानी कि क्या हुआ कि होता है अकाल सूखा पड़ा। और मोहम्मद तुगलक भी अपने जो था सैनिकों को क्या करते थे कि नकद वेतन क्या करते थे उसमें देते थे, कैश सैलरी देता था। लेकिन जो प्राइजेस थे, कंट्रोलिंग प्राइजेस का, कीमतों पर जो नियंत्रण करने की जगह उसने क्या किया कि आज के जो यूज़ द टोकन करेंसी क्या करना शुरू किया, कागजी करेंसी होती है मुद्रा, उस तरह के टोकन की इस तरह की वो मुद्रा चलाई, टोकन की तरह एक मुद्रा चलाई जो कि कागज़ से बनी होती थी। और कई बार ये था कि ये जो
कॉइन्स थे, कॉइन्स जो थे वो क्या थे, मेटल से, धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर क्या होता था कि एक सस्ती थी, चीप रेट की जो होती थी वो मेटल होता था। और 14th सेंचुरी के जो लोग थे इस करेंसी पर उनको क्या था कि उनको नहीं था, विश्वास नहीं था उस करेंसी के ऊपर। वो बड़े ही क्या थे, स्मार्ट थे, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे। और ये क्या करते थे कि अपने जो उनके पास गोल्ड या सिल्वर के जो कॉइन्स होते थे उनको क्या करते थे, वो अपने पास सेव करके रखते थे। और वो जो बाकी के जो टोकन उनके पास थे, चाहे वो कागजी थे चाहे वो धातु के थे, उनसे वो क्या करते थे, अपना रेवेन्यू जो उनके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता था, वो उसके थ्रू टोकन करेंसी से ही वो अपना टैक्स भरते थे। और जो चीप करेंसी थी, जैसे कि द चीप करेंसी कुड आल्सो बी काउंटरफेल्टेड इजीली। और जो चीप करेंसी थी, जैसे कि जाली सिक्के भी बड़े आसानी से क्या किए जा सकते थे, बनाए जा सकते थे। काउंटरफेल्टेड इजीली मतलब होता है आसानी से बनाए जा सकते थे क्या, यानी कि जाली सिक्के। मोहम्मद तुगलक के द्वारा ये जो था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो क्या हो गया, बिल्कुल ही फेलियर रहा, बिल्कुल ही असफल रहा। कश्मीर पर उन्होंने जो अटैक किया था वो भी पूरी तरह से यानी कि विफल ही, यानी कि उनके द्वारा जो कैंपेन किया था कश्मीर के ऊपर, वो डिज़ास्टर था, वो भी बहुत ज़्यादा असफल रहा, फेलियर ही रहा। तब कहाँ पर उसने तुरान के ऊपर हमला करने का इरादा जो था उसने छोड़ दिया, और अपनी उसकी जो आर्मी थी उसको क्या कर दिया, आर्मी को डिसबैंडेड कर दिया। क्या डिसबैंडेड होता है, भंग कर दिया। और इस बीच में उसने क्या किया कि प्रशासन जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मेजर्स हैं, उनके जो कदम उठाए थे उनके लिए कई परेशानियां क्या होगी, इससे पैदा होगी। बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई। और दौलताबंद ले जाए जाने से लोग क्या हो गए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और नाराज़ हो रहे थे। वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, और उनसे वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। टैक्सेस में जो टैक्स जो था वो इंक्रीज़ किए जा रहे थे। और गंगा यमुना के जो दोआब में वहाँ पे अकाल पड़ा था, उससे क्या हुआ कि लोगों में रिबेलियन, यानी रिबेलियन होती है, लोग जो थे वहाँ पे रिबेलियन करने लगे। रिबेलियन मतलब बगावत करने लगे, वो सारे बगावत पर उतर आए। और मोहम्मद तुगलक को अंत में क्या करना पड़ा कि जो टोकन करेंसी थी वो भी वापस लेनी पड़ी। टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल, उसको वो करेंसी वापस लेनी पड़ी। और इसके साथ ही इनके द्वारा मोहम्मद तुगलक जो फेलियर्स, यानी कि इनकी जो फेलियर्स की इसमें जो है वो काउंटिंग नहीं की जा सकती, इसको ना ही गिना जा सकता है और ना ही हम उसको कभी भूल सकते हैं। कि जो सल्तनत है, सल्तनत के जो हिस्ट्री में पहली बार जो था, दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने मंगोल इलाके को क्या किया था, कैप्चर किया था, यानी कि जीत लिया था। फतेह करने के बयान में उसमें क्या किया था, प्लानिंग की थी, उसमें योजना बनाई थी। और जहां अलाउद्दीन खिलजी का क्या है कि अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर conceived as a part of military offensive against द मंगोल्स। और वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो भी उनके द्वारा कदम उठाए गए थे वो मंगोलों के विरुद्ध जो थे, उनकी मिलिट्री के आक्रमण की योजना का क्या थे, वो एक पार्ट थे, उसका एक हिस्सा थे। और द सल्तनत इन द 15th and 16th
सेंचुरी, यानी कि सल्तनत जो 15वीं और 16वीं शताब्दी की जो सेंचुरीज़ की जो सल्तनत थी उसके बारे में इसमें दिया गया है कि तुगलक का जो वंश था उसके बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी जो थे डायनेस्टीज थे, उनका क्या किया, उनके द्वारा रूल्ड किया गया था, वहाँ पे शासन किया गया था, उनका ही राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ इंडिया इंडिया में स्वतंत्र शासन क्या, यानी कि इंडिपेंडेंट रूलर्स जो थे वो क्या हो गए, खड़े हो गए। और उनकी जितनी भी कैपिटल्स थी वो क्या थी, कैपिटल्स थी वो प्रोस्पेरस होता है समृद्ध थी। और राज्य जो थे, जो स्टेट्स थे वो क्या थे, आसानी से फ्लोरिश हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और इसी टाइम में क्या था कि इसी पीरियड में, यानी कि इसी पीरियड में अफ़गान और राजपूतों जैसे क्या हुए कि नए रूलिंग ग्रुप्स जो थे वो सामने उभर कर आए। और इसी काल में, यानी कि सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश इन द पीरियड, और इसी पीरियड में क्या हुआ कि जो स्टेट्स थे कुछ क्या थे, छोटे थे, चाहे वो छोटे थे लेकिन फिर भी क्या थे, वो पावरफुल थे और एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड। और उनका जो शासन करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। वो बड़े ही कुशल तरीके से सही तरीके से उसको क्या कर रहे थे, शासन को रूल, यानी कि अच्छी तरीके से रूल कर रहे थे। शेरशाह सूरी 1540 टू 1545 ने क्या किया कि बिहार में उनके जो क्या थे, अंकल मतलब चाचा जो थे, उनको एक छोटे से, उनको क्या किया गया, बिल्कुल किसी एक जगह में, एंटायर जगह में क्या कर दिया गया, प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। उनके चाचा ने एक छोटे से इलाके में के प्रबंधक के रूप में वहाँ पे काम शुरू किया था। और आगे चलकर उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई कि क्या इसमें क्या हुआ कि डिफीट कर दिया उन्होंने उनती की कि मुग़ल सम्राट जो हुमायूं थे 1530 टू 1540, 1555 टू 1556 में क्या किया, उनको चैलेंज दिया और उनको क्या किया, डिफ़ीट किया, यानी कि उनको पहले चैलेंज किया फिर उनको हरा दिया। और शेरशाह जो थे उन्होंने दिल्ली पर अपना क्या कर लिया कि उसमें स्वयं पर अपना, वहाँ पे अपना जो राज्य था, अपना शासन जो था वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया। और सूरी वंश ने क्या केवल 15 ईयर्स 1540 से लेके 1555 तक वहाँ पे क्या किया, रूल किया, शासन किया। लेकिन इनके टाइम में, जब ये शासन कर रहे थे तो उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी वाले जो कई तरीके थे उनको इन्होंने अपनाया और उन्हें भी उसको क्या कर दिया, चुस्त, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको भी एक्टिव कर दिया। महान सम्राट 1556 टू 1605 ने जब मुग़ल साम्राज्य को क्या किया कि उसमें 1556 मुग़ल साम्राज्य में को क्या कसम के कित किया गया, तो उन्होंने अपने जो उनका मॉडल था, रोल मॉडल था, उनको मॉडल के रूप में क्या किया कि उनको ग्रेट एम्परर, यानी कि शेरशाह के जो प्रशासन था उसकी जो व्यवस्था थी, उनके ज़्यादा व्यवस्था हुई थी, उन्हीं को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्हीं को ही उसने आगे अपनाया था। नेक्स्ट आ गया इसमें, ये देखिए दिया गया द 3 ऑर्डर्स द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स, यानी कि इसमें 3 ऑर्डर्स 3 तरह की श्रेणियाँ, पीस ऑफ गॉड ईश्वरीय शांति, नाइट और क्रूसेड्स होता है धर्म युद्ध। इन जो 3 ऑर्डर्स थे
उसमें ये सबसे पहला ये जो था 11th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग का टाइम था, शुरुआती अर्ली टाइम था, उसमें फ्रांस ने क्या किया कि फॉर्मुलेट किया, इसको फ्रांस में सूत्रबद्ध किया। और इसके अनुसार था कि समाज को, सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था कि this division of society into 3 orders was supported by the church to consolidate its dominant role in society. This helped the emergence of a new warrior group called knights। यानी कि इसमें ईसाई धर्म, इसमें जो जब इसको डिवाइड किया गया तो इसमें ईसाई धर्म को समाज ने अपने जो उसका जो इफ़ेक्ट था, प्रभाव था, उसको और भी उसमें यानी कि उसको दृढ़ करने के लिए उसमें सहायता मिलती थी। और इसी विभाजन से योद्धाओं को, जो लड़ने वाले थे, उनका एक न्यू ग्रुप जो था उसमें उभर कर सामने आया, एक वेरियर कॉल्ड नाइट्स। इसको वेरियर नाइट्स के नाम से जाना जाता था, यानी कि योद्धाओं को नाइट, योद्धा जो वेरियर ग्रुप था उसको नाइट्स के नाम दिया गया था। और ईसाई द चर्च patronized this group and used them to propagate their ideas of peace of God। और ईसाई धर्म का जो एक ग्रुप था इसको क्या करता था, संरक्षण देता था और अपनी जो उसकी ईश्वरीय यानी कि जो पीस ऑफ गॉड था उसकी अवधारणा के लिए प्रसार में, उसका जो आगे प्रसार में उनका उपयोग करता था। और नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। और कोशिश यही रहती थी कि जो वॉरियर्स हैं वो आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके इन मुसलमानों के विरुद्ध क्या करने, युद्ध करने को भेज दिया जाए। और जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था, और जो उनके द्वारा जो प्रयत्न किया जाता था पर उसका ये था कि सैनिक के जो उनके बयानों की एक श्रृंखला चली, उसमें क्रूसेड, उसको क्या कहा गया, क्रूसेड, यानी कि धर्म युद्ध। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन जो इनके द्वारा जो इवेंट्स थे किए जाते थे, उनके द्वारा जो अभियान किए जाते थे, वो नाइटों की हैसियत को क्या कर देते थे, तो पूरी तरह से ही बदल डालते थे। पहले इन नाइटों की जो थी, इनकी गिनती जो थी, नाइट्स की जो गिनती थी वो किस में की जाती थी, कुलीन में। कुलीन किसको कहते हो आप, नॉट बिलोंग टू द नोबल्स। दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द नोबल्स। मगर फ्रांस में क्या था कि 11th सेंचुरी के एंड तक जर्मनी में उससे एक क्या किया कि एक सेंचुरी जो थी इन वॉरियर्स के जो दीनहीन थे, यानी कि बिल्कुल ही क्या निम्न वर्ग से जो लोग थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास, उनको अतीत को क्या कर दिया गया था, फॉरगेटन, यानी कि वॉरियर्स वर फॉरगेटन, उनको बिल्कुल ही भुला दिया गया था। बाय द 12th सेंचुरी नोबल्स एंड आल्सो वांटेड टू बी नोन एज द नाइट्स। और 12वीं सदी तक जो थे वो नोबल्स जो थे उन लोगों को भी नाइट कहलाना चाहने लगे। उनको भी ये था, नोबल्स को भी यही था कि उनको क्या कहा जाए, नाइट्स के नाम से जाना जाए।